हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। दोस्तों, बहुत सिंपल से शब्दों में बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ऑफ इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस है तो किसके बीच में होगा? बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। चलिए समझते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति है जो रेजिडेंट है। एक व्यक्ति है जो रेजिडेंट है। एक और व्यक्ति है जो नॉन रेजिडेंट है। ठीक। रेजिडेंट कौन है, इससे मैं मीनिंग थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। नॉन रेजिडेंट विदेशी को बोलते हैं, जो भारत से बाहर का व्यक्ति है। ठीक। तो जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में है, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक, एक क्या होता है? एक होता है एक्सपोर्ट और एक क्या होता है? इंपोर्ट। ठीक। तो जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, ठीक, इन्हें कहा जाता है इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। इन्हें क्या कहा जाता है? इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। ठीक। तो इन्हीं इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? बीओपी। क्या बीओपी कहा जाता है? बात समझ में आ रहा है? मतलब बीओपी क्या है? बीओपी मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक। आप इसे अकाउंटिंग ईयर की बजाय आप इसे फिस्कल ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक। ठीक। तो अब हमारे पास सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक, सबसे पहली बात तो रेजिडेंट कौन होता है? पहला सवाल तो ये आता है कि ये रेजिडेंट कौन होता है। तो रेजिडेंट, भारत का रेजिडेंट वो कहलाएगा जिसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। जिसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, जिस व्यक्ति का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भारत में है, वो क्या है? भारत का रेजिडेंट है। मतलब वो इनकम जनरेट भारत में करता है, कंजम्पशन भारत में करता है, सेविंग्स भारत में करता है। तो जो इकोनॉमिकल, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस भारत में करता है, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक। अब चलिए एक दूसरा सवाल इसी के अंदर आता है कि ये इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस क्या है? ये इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस क्या है? तो दोस्तों, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस मैंने आपको कहा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक। उसके बाद होता है हमारे पास एक यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। और एक होता है हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक। एक क्या होता है? कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो अगर ये एक्टिविटी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में एक साल के अंदर हो रहे हैं, तो उन्हीं का रिकॉर्ड क्या कहलाता है दोस्तों? बीओपी कहलाता है। चलिए देखते हैं। मैंने आपके लिए पहले से कुछ लिख रखे हैं, उसे देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। देखिए वो क्या कहता है। कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। किसका? ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसे आप फिस्कल ईयर भी लिख सकते हैं और इसे अकाउंटिंग ईयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब हुआ क्या वो देखिए। मैंने आपको बताया या तो इनके इंपोर्ट हो सकते हैं या एक्सपोर्ट हो सकते हैं, यही कहा मैंने। मैंने आपको क्या कहा? या तो इनका इंपोर्ट हो सकता है या फिर
एक्सपोर्ट हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट होगा दैट मीन्स सेल, और सेल होगा तो क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड होगा। ठीक, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। ठीक, अगर इंपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये परचेज होता है। ठीक, तो अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन यानी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अमाउंट रिसीव्ड होगा। अमाउंट रिसीव्ड होगा मतलब फॉरेन करेंसी रिसीव्ड होगी। बात समझ में आ रहा है, फॉरेन करेंसी। ठीक, इसी तरीके से अगर परचेज करोगे तो हमारी फॉरेन करेंसी मतलब जो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर जाएगी। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस इन विच डोमेस्टिक रेजिडेंट आइदर परचेज्ड असेट। अगर हम असेट परचेज करते हैं, हमने ख़रीदा, तो क्या होगा, ये आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा मतलब पैसे बाहर जा रहे हैं। एंड फंड्स बिकॉज ऑफ फंड्स, बिकॉज पेमेंट हैव टू बी मेड फॉर दीज ट्रांजेक्शन्स। हमें इन ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या करनी है, पेमेंट करनी है। एंड ट्रांजेक्शन्स इन विच रेजिडेंट सेल गुड्स। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, विच इम्प्लाइड इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। बात समझ में आ रहा होगा आपके पास मीनिंग। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस हुआ है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। तो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस क्या होता है दोस्तों, तो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक, और सेल या फिर परचेज कर रहा हूँ, सेल या परचेज ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स। ठीक, और यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ कर रहा हूँ सेल्स एंड परचेज ऑफ सर्विसेज। ठीक, जबकि यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम है, ये सेल परचेज नहीं हो रहा, ये एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, खैर ये भी आपके बीओपी का ही पार्ट है। उसके अलावा आप फिनेंशियल आइटम्स को फिनेंशियल आइटम्स से आप इंटरचेंज कर रहे हो, तो इसमें आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स परचेज किए हैं फॉर मनी यानी फॉरेन करेंसी, पॉसिबल है। ठीक, उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा अभी। कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो हैं जो किसी तरीके से चेंज लाते हैं इन असेट्स एंड लाइबिलिटी। वो सारे ट्रांजैक्शंस जो किसी भी तरीके से असेट्स और लाइबिलिटी में बदलाव लाएं, जो असेट्स और लाइबिलिटी में चेंज लाएं, वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो फिर ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट रिक्विटल। रिक्विटल का मतलब दोस्तों होता है बदले में। ठीक, तो क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट समथिंग। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होगा। क्या होगा, ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। तो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो वन साइडर्स होते हैं। वन साइडर मतलब अगर पे किया तो मिलेगा नहीं और मिला तो देना कुछ नहीं है। ठीक, बाकी इसके अलावा जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था यूनिलेटरल, तो यूनिलेटरल के अलावा जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे टू साइडर्स होते हैं। मतलब मिला है तो देना भी है, दिया है तो मिलेगा भी। लेकिन यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस ऐसा नहीं होता, वो सिंपल वन साइडर ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट, अगर कहीं से गिफ्ट मिला है तो आप उसको उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। होप सो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि बीओपी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। कि क्या कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग। ठीक, क्योंकि रिकॉर्ड्स हैं तो अकाउंटिंग तो होगी, तो अकाउंटिंग ऑफ बीओपी बहुत सिंपल है दोस्तों। अकाउंट की अगर हम बात करें, अगर हम अकाउंट की बात करें तो आपको पता है कि अकाउंट में
डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक। अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, बीओपी में भी डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है, डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है दोस्तों, एवरी सिंगल ट्रांजैक्शंस हैज़ टू आस्पेक्ट, मतलब सब किसी भी ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं। पहला क्या है? डेबिट, और सेकंड क्या है? क्रेडिट। सेकंड क्या है हमारे पास? क्रेडिट। तो इसी तरीके से आपके बीओपी में भी दो साइड्स होते हैं। एक होता है बीओपी की अगर बात करें तो एक हमारे पास होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम क्रेडिट साइड इसे बनाते हैं और डेबिट ये बनाते हैं, ठीक। मतलब बीओपी के भी दो साइड्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो अकाउंट में यूजुअली होता है, डेबिट आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्रेडिट राइट हैंड साइड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उससे आप लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे जो कि क्रेडिट है, और जो पैसा पे कर रहे हैं उसे आप डेबिट में दिखाएंगे, ठीक। तो बात करते हैं कि कौन सी एंट्री डेबिट में जाएगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट में जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, क्रेडिट पैसे रिसीव्ड वाली एंट्री है, तो रिसीव्ड वाली एंट्री है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आएगा तभी पैसा रिसीव होगा। यहाँ पे क्या आएगा? इंपोर्ट आएगा, ठीक। तो जितनी भी एक्सपोर्ट वाली एंट्रीज़ हैं वो सारी ये सारी आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। और जितनी भी इंपोर्ट वाली एंट्री है वो सारी ये सारी आप कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। बीओपी इज अ स्टैंडर्ड डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग है। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैज़ टू आस्पेक्ट, दो पहलू होते हैं, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, ठीक। इसी तरीके से बीओपी हैज़ क्रेडिट प्लस के लिए एंड डेबिट माइनस के लिए। प्लस के लिए ये है और माइनस के लिए ये है, ठीक। कह रहा है क्रेडिट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू डेबिट लीविंग असाइड्स एरर एंड ओमिशन। कहने का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम में आपके दोनों साइड्स टैली करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको बेहतर पता होगा, दोनों बाय डिफ़ॉल्ट टैली करते हैं। अगर हम एरर और ओमिशन को छोड़ दें तो एरर और ओमिशन, अगर कोई एक रिकॉर्ड करना हम भूल गए या एंट्री हमने गलत कर दी तो इसे छोड़ दिया जाए तो डबल एंट्री सिस्टम हमेशा टैली करता है। तो बीओपी भी बाय डिफ़ॉल्ट टैली करेगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या क्या रखा है कि अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो ये हमने एक्सपोर्ट किया होगा तो ये कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक। और पेमेंट हम कर रहे हैं बाहर वालों को तो पैसा जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये डेबिट में जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम कंपोनेंट ऑफ, अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कंपोनेंट को समझने से पहले थोड़ी सी बात समझते हैं दोस्तों। हमारे पास कुछ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस थे, आपको याद होगा हमारे पास इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस थे। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से थे? एक था हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक। एक था हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक। एक था हमारे पास यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, और एक हमारे पास क्या था? कैपिटल ट्रांजैक्शंस। यही थे। इसमें जो दोस्तों पहला होता है ना, इसे विजिबल आइटम्स कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे विजिबल आइटम्स कहा जाता है। विजिबल क्यों?
क्योंकि इसे हम अपनी आंखों से विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज कर सकते हैं इन द सेंस ये हमें पता चलता है कि जो ये इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो हमें दिखता है ये। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब विजिबल हैं, ये दिखते हैं। सर्विसेज में क्या होगा, बैंकिंग नहीं दिखता, ठीक, सॉफ्टवेयर्स नहीं दिखते, सॉफ्टवेयर्स नहीं दिखते, तो ये क्या है, इनविजिबल आइटम्स हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इनविजिबल आइटम्स। और पहला क्या है, विजिबल आइटम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला पोर्शन है, इसमें जो पहला है मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, ओके। देन आपके जो इसमें पहले तीन हैं, अगर खाली पहला है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा, ये BOT कहलाएगा। ठीक, और अगर पहले तीन की बात कर रहे हैं, गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस की, तो इसे कहा जाता है करंट अकाउंट। इसे क्या कहा जाता है, करंट अकाउंट। ठीक, और जो लास्ट वाला है कैपिटल ट्रांजैक्शंस, इसे क्या कहा जाता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक, यानी मोटे तौर पे आपके BOP के दो कंपोनेंट्स हैं मोटे तौर पे, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट्स हैं, और भी उसे हम बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक, तो एक करंट अकाउंट होता है दोस्तों और एक कैपिटल अकाउंट होता है। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक, सबसे पहली बात हमारे पास है करंट अकाउंट। सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमारे पास करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा इसमें गुड्स आते हैं, इसमें सर्विसेज आते हैं, और इसमें यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं गुड्स की। दोस्तों गुड्स को हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। ठीक, तो हम करंट अकाउंट में मतलब BOP में मर्चेंडाइज को या गुड्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों एक छोटी सी बात समझते हैं पहले। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक, और ये भारत की बाउंड्री है, और ये नॉन रेजिडेंट है। ठीक, तो या तो ये एक्सपोर्ट करेगा या इंपोर्ट करेगा, यही करेगा। हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, तो या तो वो एक्सपोर्ट करेगा, या तो वो बेचेगा, या फिर खरीदेगा। तो भारत की बाउंड्री क्रॉस करते समय गुड्स की जो भी वैल्यू रही थी वो सारा का सारा यहाँ पे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे सपोज़ हम एक शिप लगा देते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो ठीक, एक छोटा सा मैंने शिप बना दिया यहाँ पे। ठीक, और इसे मैं ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति भी बना देता हूँ, बना दिया। ठीक, अब सपोज़ ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ये बेच रहा है। ठीक, तो आपको पता है जब एक एक्सपोर्टर शिप तक चीज़ें पहुंचाता है, जो कंसाइनमेंट या कार्गो पहुंचाता है, तो उसे हम बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ये पढ़ा होगा आपने ज़रूर। ठीक, तो FOB, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स की FOB वैल्यू उठा लेते हैं कि यहाँ शिप तक लोड करते टाइम तक उसकी वैल्यू कितनी थी। लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं तो इस व्यक्ति ने शिप पे लोड किया होगा, ठीक, लेकिन ये भारत की बाउंड्री तक तो नहीं पहुंचा ना, तो रास्ते में ट्रांजिट इंश्योरेंस पे किया होगा रास्ते के लिए। ठीक, रास्ते के लिए फ्रैट पे किया होगा। ठीक, और इस व्यक्ति के लिए कॉस्ट भी था, तो इसे हम क्या बोलते हैं मालूम है, इसे बोलते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स की FOB वैल्यू लेनी है,
और अगर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेनी है, मतलब हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे CIF वैल्यू लेनी है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मर्चेंडाइज के लिए क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट वैल्यू को तो FOB पे लेना है, फ्री ऑन बोर्ड पे लेना है, और इंपोर्ट वैल्यू को CIF पे लेना है, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट पे लेना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट। तो ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास इंपोर्टर या एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है। ठीक, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा। तो ये कह रहा है दे आर कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरियस डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या फिर कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी के पास जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं उनके बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता चल जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। एक्सपोर्ट हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, क्यों? क्योंकि पैसा आता है। और इंपोर्ट कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। ठीक, चलिए मैं इसे बाद में डिस्कस करूँगा, क्या है ये, आगे चलते हैं। इसे भी बाद में करेंगे। इनविजिबल की बात करते हैं। इनविजिबल में दोस्तों क्या आता है, अगर इनविजिबल की हम बात कर रहे हैं तो इनविजिबल में आती हैं सर्विसेज। ठीक, इनविजिबल में क्या आती हैं? सर्विसेज। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट कैसे होंगी? सर्विसेज दोस्तों एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना है। इसका मतलब है आप बैंकिंग की फैसिलिटीज़ या फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, ठीक, और भी आपके पास आती हैं, जैसे फैक्टर सर्विसेज आती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई? जैसे आप अपनी मतलब उसे बोलते हैं लेबर, ठीक, या फिर आपका विदेशों में आपका घर है तो उसे आपने लैंड दे रखा है। ठीक, तो ये अगर सर्विसेज आप बाहर दे रहे हो यूज़ करने के लिए, मतलब वो पूरा तो कंज्यूम नहीं करेंगे आप, लेबर और ये लैंड, आपको मालूम है 4 फैक्टर सर्विसेज होती है, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विसेज आप बाहर दे रहे हो नॉन रेजिडेंट को। आप रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर यही चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो तो इसे कहा जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज इंक्लूड करते हैं, कंसिस्ट का मतलब इंक्लूड होता है। क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे जो सर्विस। एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और अगर इंपोर्ट है तो इंपोर्ट क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। ठीक, तो क्रेडिट में क्या हो सकता है? सर्विसेज रेंडर्ड बाय रेजिडेंट, मतलब इस व्यक्ति ने, ये कौन है? ये रेजिडेंट है, इसने नॉन रेजिडेंट को सर्विसेज दी हुई हैं। ठीक, तो अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, इसे कहा जाता है सर्विसेज रेंडर्ड करना या प्रोवाइड करना। तो अगर सर्विसेज हम नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा और क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा कह रहा है इनकम अर्न बाय रेजिडेंट। रेजिडेंट इनकम अर्न कर रहा है कहाँ से? फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स मतलब हो गए शेयर्स, आपके पास फाइनेंशियल असेट्स क्या हो गए? ये हो गए शेयर्स, डिवेंचर्स, जिसे आप सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो अगर इन फाइनेंशियल असेट्स से आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह कुछ रिसीव हो रहा है तो इसे आप क्या बोलेंगे? इनकम अर्न बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल असेट्स। नॉन फाइनेंशियल असेट्स हो गए, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, तो इनसे भी, ये भी अगर आपने बाहर किसी को यूज़ करने के लिए दिया है नॉन रेजिडेंट को और वहाँ से इनकम रिसीव हो रहा है तो ये भी आपके एक्सपोर्ट में आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? रिसीव्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कर रहे हैं अगर टूरिस्ट, मतलब फिरंगी बाहर, सॉरी, मतलब फॉरेनर अगर बाहर से घूमने आ रहा है भारत में तो आप इन्हें सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, टूरिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक, अगर वो आते हैं भारत में तो लोकल एक्सपेंसेस भी करेंगे, तो ये सब भी हमारे पास सर्विसेज एक्सपोर्ट में माने जाएंगे।
उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट से अमाउंट रिसीव हुआ है क्योंकि हमने उसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और उसमें हमने मतलब सपोज़ इंडियन कंपनी है विदेशों में कोई, ये हमारा फैक्टर सर्विसेज में आ जाएंगी, तो ये भी हमारे क्या हैं, इंपोर्ट में आएंगे। ठीक, और अगर यही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे किया, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट में रिसीव होंगी। कन्वर्सली, कन्वर्सली की स्पेलिंग गलत है, एन आएगा, कन्वर्सली। ठीक, तो अगर ये सारी सर्विसेज हम रिसीव कर रहे हैं तो इंपोर्ट, और प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट। एक दोस्तों एक छोटा सा टर्म इसके अंदर यूज़ हुआ है, ये है इंश्योरेंस एंड, ये है आपके पास इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस तो दोस्तों आपको पता होगा क्या होता है। अब ये री इंश्योरेंस क्या है, थोड़ा टेक्निकल है। अगर आपने इंश्योरेंस मतलब कि अकाउंटिंग की होगी, इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग, तो आपको ये ज़रूर पता होगा, और अगर आपने नहीं किया तो समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जो एक कंपनी से इंश्योरेंस लेता है, ठीक, मतलब इसने एक इंश्योरेंस परचेज किया, इंश्योरेंस परचेज किया एक व्यक्ति ने। ठीक, ये इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये इंश्योरेंस कंपनी अपनी सेफ्टी के लिए दोबारा से किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले लेती है। मतलब इसके पास बहुत सारे इंश्योरेंस मतलब शेयर होल्डर मतलब पॉलिसी होल्डर्स होंगे, तो वो पॉलिसी होल्डर्स अगर इकट्ठे ज़्यादा क्लेम आ गया तो ये कहाँ से भरपाई करेगा, तो ये क्या करता है, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ इंश्योरेंस किसी और कंपनी से ले लेता है, तो इसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हमारे पास टॉपिक क्या है, हमने इसमें एक चीज़ नहीं किया, नॉन मॉनेटरी गोल्ड। हमने इसमें क्या नहीं किया, नॉन मॉनेटरी गोल्ड मोमेंट्स। ये होता क्या है इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, गोल्ड जो होता है वो मॉनेटरी भी होता है और नॉन मॉनेटरी भी होता है। इसका क्या मतलब है, ठीक, अगर कोई मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे आरबीआई, अगर आरबीआई गोल्ड का यूज़ करता है तो उस गोल्ड को मनी टर्म्स में कंसीडर किया जाता है, और अगर हम मतलब रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट जो कि फाइनेंशियल मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं है, अगर वो गोल्ड को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए कमोडिटी की तरह यूज़ होता है। बात समझ में आता है। अब एक छोटी सी बात समझते हैं, ठीक, अगर ये कमोडिटी है, ठीक, तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा। ठीक, तो अगर हमारे पास एक, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, मैंने कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ज़रूरत है उसकी। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में करंट अकाउंट बताया था, एक कैपिटल अकाउंट बताया था, एक और अकाउंट होता है जिसे हम ऑफिशियल रिजर्व्स कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स भी बोलते हैं। बताऊंगा इस बात को ये क्या है। ठीक, तो हमारे पास आरबीआई भी गोल्ड के ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ठीक, अगर गोल्ड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस है तो वो आरबीआई भी कर सकता है। अगर आरबीआई कोई ट्रांजैक्शंस करता है तो वो ऑफिशियल रिजर्व्स के ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स। ठीक, और अगर हम वही ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि नॉन मॉनेटरी गोल्ड मोमेंट्स। नॉन मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी नहीं है, पैसे के तरह कंसीडर नहीं करना उसे आपको। ठीक, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो सकता है, ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर ये कमोडिटी है तो करंट अकाउंट में यूज़ होगा, लेकिन आरबीआई अगर यूज़ हो रहा है, आरबीआई अगर सेल परचेज कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये ऑफिशियल रिजर्व्स में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ऑफिशियल रिजर्व्स में। अब थोड़ा सा और समझते हैं,
एक वर्ड होता है मोनेटाइजेशन और एक होता है डी मोनेटाइजेशन। ऑफ व्हाट? ऑफ मनी की बात नहीं कर रहे, ऑफ गोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड का मतलब है गोल्ड परचेज्ड बाय आरबीआई। और नॉन मतलब इसे बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। गलत लिखा है मैंने, ये है डीमोनेटाइजेशन। और अगर गोल्ड सोल्ड बाय आरबीआई, गुड सोल्ड बाय आरबीआई। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो मोनेटाइजेशन का मतलब है, मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है कि अगर आरबीआई, अब एक छोटी सी बात समझिए कि एक व्यक्ति, इसे हम आरबीआई नाम दे देते हैं और एक हम बोल देते हैं ये हम रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक, अगर ये हमसे गोल्ड परचेज करता है, ठीक, तो इसे हम बोलेंगे मोनेटाइजेशन। और अगर हमें ये गोल्ड वापस बेच देता है यानी सेल कर देता है, तो इसे कहेंगे डीमोनेटाइजेशन। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे डीमोनेटाइजेशन। अब एक छोटी सी बात समझिए कि आरबीआई अगर हमसे गोल्ड खरीदता है तो एक तरह से हम तो सेल कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक्सपोर्ट कंसीडर करेंगे। ठीक, और एक्सपोर्ट कंसीडर करेंगे तो हमारे कौन से अकाउंट में जाएगा? ये क्रेडिट साइड जाएगा, बीओपी में, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड। और अगर हम सेल कर रहे हैं, मतलब आरबीआई हमारे हाथों सेल कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो परचेज कर रहे हैं, और हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए नेगेटिव ट्रांजैक्शंस हैं और ये करंट अकाउंट में डेबिट में जाएगा। ठीक, और क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो एक के लिए अगर क्रेडिट है तो आरबीआई के लिए डेबिट होना चाहिए, और अगर हमारे लिए डेबिट है तो आरबीआई के लिए क्या होना चाहिए? एक क्रेडिट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ ऊपर। देखिए, नॉन मॉनेटरी गोल्ड ट्रांजैक्शंस में क्या है, कह रहा है गोल्ड कमोडिटी की तरह यूज़ हो सकता है और फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज़ हो सकता है, यानी गोल्ड की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है कि मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड, अगर मोनेटाइजेशन कर रहे हैं मतलब आरबीआई अगर परचेज कर रहा है तो उनके लिए तो डेबिट होगा, रिजर्व अकाउंट के लिए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में तो डेबिट में जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्रेडिट होगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस यानी कमोडिटी के फॉर्म में ये क्रेडिट होगा। इससे अपोजिट कि अगर डीमोनेटाइजेशन हम कर रहे हैं तो डीमोनेटाइजेशन मतलब आरबीआई क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो आरबीआई सेल कर रहा है तो हम क्या कर रहे होंगे? हम परचेज कर रहे होंगे, तो हमारे लिए पैसे जा रहे होंगे तो नॉन मतलब डेबिट में, और आरबीआई के लिए क्या हो रहा होगा? क्रेडिट में। ठीक, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, आपको क्वेरी को दूर किया जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सेकंड अकाउंट की तरफ, कैपिटल अकाउंट की तरफ। दोस्तों कैपिटल अकाउंट में क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं विच लीड्स टू चेंज असेट्स एंड लाइबिलिटी। जो किसी भी तरीके से असेट्स और लाइबिलिटी में चेंज लाए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कैपिटल अकाउंट्स हैं। ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिकॉर्ड्स द चेंज इन लेवल ऑफ इंटरनेशनल असेट्स एंड लाइबिलिटी। फाइनेंशियल असेट्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो कोई भी मतलब ट्रांजैक्शंस जो असेट्स और लाइबिलिटी में चेंज लेके आए उसे क्या बोलेंगे हम? उन्हें हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। अब कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, विदेश में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, या विदेशियों ने आपके पास इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने विदेश में कहीं लैंड खरीदा, या विदेशियों ने देश भारत में आके कहीं लैंड खरीदा। ठीक, या प्लांट इस्टेब्लिश किया। ठीक, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस, या फिर आप कह लो कि बोरो किया पैसा।
ठीक, या फिर उधार लिया या उधार दिया। ठीक, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो असेट्स और लाइबिलिटी में चेंज लेके आए उन्हें क्या बोला जाता है, वो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक, तो अगेन ये डेबिट और क्रेडिट में जाएंगे, तो रिकॉर्ड दैट चेंज इन लेवल ऑफ इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटी, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो कैपिटल अकाउंट कहलाते हैं। अब इसमें प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मतलब हमारे ट्रांजैक्शन, हम जैसे लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हो सकते हैं, या बैंक जो ट्रांजैक्शंस करती हो वो हो सकते हैं। ठीक, देखते हैं आगे क्या है। तो प्राइवेट लोग क्या कर सकते हैं, या तो बोरो कर सकते हैं पैसा या इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर बोरो करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक, और अगर उधार देंगे, ठीक, तो हमारे पास असेट्स इंक्रीज करेगा। ठीक, यहाँ पे उधार लिया और यहाँ उधार दिया। ठीक, उसके अलावा इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे तो हमारे असेट्स इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश बोलते हैं हिंदी में से। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में बेचना क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा, असेट्स डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। प्राइवेट यानी हम जैसे लोग, बोरोइंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में हमेशा दोस्तों पैसा रिसीव्ड होता है, अमाउंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोन रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट टू इंडिया, नॉन रेजिडेंट अगर भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति है रेजिडेंट, एक व्यक्ति है नॉन रेजिडेंट, अगर ये इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे लिए तो रिसीव है। ठीक, उसके बाद अगर रीपेमेंट ऑफ लोन बाय नॉन रेजिडेंट, ये नॉन रेजिडेंट ने हमसे कभी लोन लिया था, इसने हमें वापस कर दिया, तब भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रेडिट में आएंगी, और इनसे जो रिवर्स होगा वो डेबिट में आएंगी। मतलब अगर बोरो के बजाय हम उधार दे रहे हैं तो क्रेडिट डेबिट में, इन्वेस्ट हम कर रहे हैं तो डेबिट में, अगर लोन हमने दिया तो डेबिट में, अगर मतलब हमने लोन वापस कर दिया तो भी डेबिट में। तो इन सब के जो रिवर्स में आएंगी, इन सारी ये जो 3-4 चीज़ें लिखी हुई एग्जांपल्स, अगर इनका रिवर्स करेंगे तो वो डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या हो सकता है दोस्तों, मैंने आपको कहा कि असेट्स और लायबिलिटी में किसी भी तरीके से बदलाव कैपिटल ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो प्राइवेट पर्सन करे चाहे बैंक करे, मैटर नहीं करता। तो किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर असेट्स और लायबिलिटी, बैंक के असेट्स और लायबिलिटी में बदलाव आते हैं तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस का हिस्सा है। उसके एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऑफिशियल रिजर्व्स। चलिए ठीक, हम बात करते हैं तीसरा ऑफिशियल रिजर्व्स। दोस्तों मैंने आपको कहा कि जो आपके पास कंपोनेंट ऑफ बीओपी है तो उसमें एक करंट अकाउंट है और एक हमारे पास क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक, इनके अलावा एक और अकाउंट होता है ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व्स, ठीक, सेलेक्ट हो जा भाई। एक क्या है दोस्तों, ऑफिशियल रिजर्व। ठीक, अब देखते हैं ये है क्या। अब एक छोटी सी बात समझो कि एक अकाउंट है आपका करंट अकाउंट, एक अकाउंट क्या है आपके पास, करंट अकाउंट। ठीक, एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट में आपके पास गुड्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं, इसमें यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आ जाता है।
ठीक। गुड्स में हमारे पास बीओटी है ये, ठीक। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक, जब भी आपका करंट अकाउंट आपका बीओटी हो गया या करंट अकाउंट हो गया या फिर कैपिटल अकाउंट हो गया या सबको मिला के बीओपी हो गया, ठीक, तो ये जो अकाउंट्स हैं ये आपके या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है फेवरेबल और नेगेटिव का मतलब है आपके पास अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब क्या है? मतलब है कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया इंपोर्ट से, तो आपका अकाउंट प्लस में आएगा, और एक्सपोर्ट अगर कम हो गया इंपोर्ट से तो अकाउंट जाएगा माइनस में, ठीक। सपोज़ आपके पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब गुड्स था, तो इसमें थोड़ा बैलेंस मिसमैच हो गया, या तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इसकी भरपाई इन तीनों से कर दी जाती है, मतलब इसके बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक। मतलब बीओटी को एडजस्ट कर दिया जाता है कहाँ से? करंट अकाउंट से, ठीक। अगर सपोज करंट अकाउंट में भी प्लस माइनस हो गया तो मतलब ये टैली नहीं किया, या तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तो इसे फिर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाता है। और अगर इतना करने के बाद भी पॉजिटिव नेगेटिव रह गया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बीओपी का कहलाएगा। कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव या सरप्लस, फेवरेबल भी बोलते हैं इसे, और डेफिशिएट घाटा भी हो गया। आपको मालूम है कि प्लस होने का मतलब क्या है? सरप्लस होने का मतलब है कि आपने बेचा ज़्यादा है और ख़रीदा कम है, तो इसका मतलब है आपको विदेशों से पैसे रिसीव करने हैं और एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। और अगर इससे अपोजिट है, मतलब डेफिशिएट है, तो इसका मतलब है आपका जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इसका मतलब है आपको विदेशियों को पैसे देने हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो पैसे आपको पे करने होंगे, और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो पैसे आपको रिसीव होंगे, ठीक। उस मतलब जो रिसीव्ड और पे है, जो एक्सेस अमाउंट है आपका, चाहे वो आपको पे करना हो चाहे आपको रिसीव करना हो, वो जो पेमेंट और रिसीव्ड होते हैं वो एडजस्ट विद ऑफिशियल रिजर्व्स, ठीक। वो जो एडजस्टमेंट है, जो बीओपी के सरप्लस को और डेफिशिएट को एडजस्ट करने के लिए जो अकाउंट्स बनाया जाता है उसे ऑफिशियल रिजर्व्स कहते हैं, जिसे या तो भारत की गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, मतलब भारत में जो प्राइम मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो होल्ड करती है, ठीक। बात समझ में आ रहा है? अब छोटी सी बात हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आपने देखे होंगे। कुछ तो थे करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, कुछ थे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, और कुछ हैं ऑफिशियल रिजर्व्स के ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों जो ये आपके पास करंट और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं, इन्हें ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। और जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हैं इसे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, ठीक। खैर ये मतलब की चीज़ नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। तो आपने क्या देखा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस, मतलब करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है, और कैपिटल अकाउंट में भी अगर चीज़ें इक्वल नहीं है तो या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में बीओपी आएगा, और उस नेगेटिव की भरपाई के लिए, नेगेटिव या पॉजिटिव की भरपाई के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वो ऑफिशियल रिजर्व्स के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। आपके जानकारी के लिए एक अच्छी बात, अच्छी तो खैर नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम भारतीय हैं, और फिर भी बता दूं मैं आपको, ये 2 साल ऐसे हैं
1972, 73, 1976, 77 जब हमारा बीओपी पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा सभी सालों में बीओपी हमेशा नेगेटिव ही रहा है और हर बार हमने बोरो किया है, फॉरेन एक्सचेंज गोल्ड गिरवी रखा है। खैर इधर देखते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स क्या है। इंक्लूड ट्रांजैक्शंस बाय गवर्नमेंट, ये ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है। क्यों करती है? क्योंकि विच अफेक्ट फॉरेन, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटी को। क्रेडिट में अगर आप लोन रिसीव कर रहे हो, अगेन पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। रीपेमेंट कर रहे हो तो रीपेमेंट और अमोर्टाइजेशन ऑफ सच लोन डेबिट में जाएगा। दोस्तों ऑफिशियल रिजर्व्स के अलावा आपके पास तीन छोटे छोटे चीज़ें और भी हैं। एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और रिजर्व्स एंड मॉनेटरी गोल्ड्स। रिजर्व्स मॉनेटरी गोल्ड्स में आपके फॉरेन करेंसी वगैरह आ जाते हैं। ठीक, तो ये आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली ये ऑफिशियल रिजर्व्स के ही पार्ट्स हैं। ठीक, चलिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बीओपी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बीओपी को अफेक्ट करते हैं? तो दोस्तों हमने मेनली किया कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बीओपी के, वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में होते हैं। ठीक, जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो इनके सरप्लस या डेफिशिएट को एडजस्ट करने के लिए ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो करंट अकाउंट को इफ़ेक्ट करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं? दोस्तों करंट अकाउंट को एडजस्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों की कीमतें, जो आप कमोडिटी यूज़ करते हैं उनकी कीमतों में बिना किसी वजह के, मतलब बिना किसी जेन्युइन रीज़न के चीज़ों के रेट बढ़ते चले जाएं, तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक, मतलब अगर 5 से 10% बढ़ता है, 5 से 6-7% बढ़ता है तो ये ठीक है, ये आइडियल है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक है। लेकिन अगर 20%, 30% बढ़ जाए तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक, तो आइडियल चेंजेस हर साल आएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंजेस ज़्यादा आ जाएँ तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इन्फ्लेशन से होगा क्या, उस बात को समझिए। देखिए, मैं अगेन बोलूँगा कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो समझ लीजिएगा। ये भारत है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मतलब चीज़ें यहाँ पे महंगी मिलती है, तो जो रेजिडेंट है वो क्या करेंगे? वो चीज़ें बाहर से खरीदेंगे, यही करेंगे ना, यानी इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा और मतलब ठीक है हमारे पास इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में हमारी चीज़ें तो महंगी हो गई, तो इसका मतलब है जो विदेशी हमारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट कम होगा, तो हमारा बीओपी कहाँ चला जाएगा? ये डेफिशिएट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड पॉइंट आता है, हमारे पास नेशनल इनकम। क्या आता है दोस्तों? नेशनल इनकम। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इन व्यक्तियों की, ये व्यक्ति कौन है? ये रेजिडेंट है, तो अगर इनकी इनकम बढ़ जाए, तो अगर इनकम बढ़ता है तो प्रोपोर्शनली कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक, कंजम्पशन भी बढ़ गया, तो कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो ये व्यक्ति क्या करेंगे? अपनी कंजम्पशन नीड को पूरा करने के लिए बाहर से चीज़ें खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, गुड्स बाहर से परचेज करेंगे। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं भी आईफोन खरीदूंगा, आईफोन का इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये भी नेशनल इनकम भी आपके मतलब बीओ, अगर इनकम इंक्रीज करती है तो हमारा बीओपी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक, विपरीत या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इन्फ्लेशन से भी क्या होगा? इन्फ्लेशन से भी क्या होगा? इन्फ्लेशन से भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी तो भी एडवर्स इफेक्ट ही पड़ेगा।
अब एक और पॉइंट है हमारे पास, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है दोस्तों? सपोज जो हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, आपको पता है आपका आईफोन, आईफोन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हार्डली 4 और $500 का है। इसका मतलब पता है क्या है? अराउंड अगर ये 70 रुपये मान लो, जो कि डॉलर की कीमत वैसे तो 67 है, लेकिन हम मान लेते हैं 70 रुपये, तब भी 7 पंचे 35 हज़ार तक का आपको ये आईफोन मिल जाना चाहिए। लेकिन वो मिलता कितने का है? 60-70 हज़ार का। वो रेट इतना हाई क्यों है? वो रेट हाई है ड्यू टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन दीज प्रोडक्ट्स। ठीक, अगर इन प्रोडक्ट्स पे टैक्स इतना हाई है तो क्या करते हैं, ये चीज़ों की टैक्स जो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट का, वो जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उससे चीज़ों की रेट इंक्रीज़ कर जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो कॉस्ट बढ़ जाता है तो हम उसे कम कंज्यूम करते हैं। वही लिखा हुआ है, देखिए पहले इन्फ्लेशन पढ़ लेते हैं। कह रहे हायर प्राइस एट होम, अगर महंगा होगा तो कंज्यूमर परचेज करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। ठीक, लीडिंग टू इंक्रीज इंपोर्ट्स वाइल एक्सपोर्ट टेंड्स टू डिक्रीज, मतलब इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा और एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाएगा। आगे देखें, नेशनल इनकम एट हायर इनकम, अगर ज़्यादा इनकम है तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगी और जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन है उसे फुलफिल करने के लिए आप इंपोर्ट करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उस पर। गवर्नमेंट पॉलिसीज, हायर टैक्स है तो इम्पोर्टेड गुड्स पे, तो इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें होंगी महंगी, तो करंट अकाउंट के बैलेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, एक्सचेंज रेट, इसका मतलब क्या है? हमारा डॉलर का रेट, सपोज एक छोटी सी बात हम करते हैं, मान लो हमारा $1 जो था वो हो गया 67 रुपये का। ठीक, अभी मोदी जी ने मतलब डीमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद सपोज $1 आपका हो जाए करीबन 60 का, जो कि हो जाएगा 3-4 महीने के बाद इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब अगर $1 60 रुपये का हो गया तो एक्सचेंज रेट बदल रहा है। आपको मालूम है एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है कि आप एक करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी के बदले या फिर डोमेस्टिक करेंसी कितनी पे करते हो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा डॉलर जो है, हमारा जो रुपया है वो एप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट कैसे? परचेजिंग पावर बढ़ गई है। पहले $1 को खरीदने के लिए 67 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 को खरीदने के लिए केवल 60 रुपये देने हैं, तो हमारा पैसा बेहतर हुआ है। ठीक, अब इस केस में होगा क्या? इस केस में देखिए, एप्रिशिएशन इन अ कंट्री एक्सचेंज रेट लीड टू डिक्लाइन एक्सपोर्ट और इंक्रीज करता है इंपोर्ट। अगर हमारा पैसा सस्ता हो रहा, अच्छा हो रहा है, तो हम विदेशों से कम पैसे देके ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा पैसा मजबूत है। तो क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन विदेशियों के लिए हमारा सामान क्या हो जाएगा? महंगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे उन्हें। तो इस केस में मतलब वो हमें देंगे ज़्यादा पैसे, तो एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा। ओके, तो ये है आपके दोस्तों करंट अकाउंट के। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या फिर एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अलग अलग तरीके से टैक्स इम्पोज करती है, तो विदेशी हमारे पास इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये क्या करेगा? डिस्करेज करेगा इन्वेस्टमेंट को। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, एफडीआई ज़्यादा आएगा। एफडीआई ज़्यादा आएगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम अमाउंट ज़्यादा रिसीव करेंगे। ठीक, इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट भी इफ़ेक्ट करता है। अगर सपोज़ भारत में रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो अगर रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो हमारे पास पैसे ज़्यादा आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर
लो रेट मिल रहा है, ठीक, रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा, रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, जो भारतीय भी हैं वो बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिले। तो क्या कहता है, हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और मतलब अगर इंटरेस्ट कम कर दे तो ये पीपल को विदेश यानी अब्रॉड में भेज देता है कि जाइए वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि डीमोटिवेट करता है ये चीज़। इसी तरीके से एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट भी, मतलब बीओपी को इफ़ेक्ट करते हैं। एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट कैसे, अगर हमारा पैसा मजबूत होने वाला है तो हम अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, और अगर कमज़ोर होने वाला है तो उसी तरीके से वर्क करेंगे। मतलब अगर हमारा पैसा मजबूत हो रहा है तो विदेशी हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर कमज़ोर होने वाला है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये हैं कैपिटल और करंट अकाउंट को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स, ठीक, इन्हें पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटी सी बात, ये खैर मैंने आपको पहले बता दिया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि अगर बीओपी हमारा, मतलब मैंने आपको कहा था कि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल होता नहीं है ये, या तो पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव है तो सरप्लस है, और नेगेटिव है तो क्या है, डेफिशिएट है, ठीक। तो या तो ये पॉजिटिव हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट बनाते हैं। ऑफिशियल रिजर्व्स ये कौन बनाता है, ये बनाता है आरबीआई या गवर्नमेंट, ठीक। इनमें हमारे पास क्या रहते हैं, इनमें हमारे पास गोल्ड रहता है, और गोल्ड के अलावा हमारे पास फॉरेन करेंसीज रहती है, ठीक, फॉरेन करेंसी रहती है, ठीक। तो अगर हमारे पास पैसा सरप्लस आ गया, मतलब बीओपी से फ़ायदा हो गया, जो कि हुआ नहीं है, केवल 2 साल हुआ है 72 73 में और 76 77 में, ठीक, केवल इन्हीं दोनों साल हमारा बीओपी पॉजिटिव रहा है, बाकी इंडिपेंडेंट के बाद आज तक नेगेटिव ही रहा है। तो अगर सरप्लस है तो पैसा उठा के यहाँ डाल देते हैं, सपोज़ कि प्लस 50 आ गया तो ये 50 उठा के यहाँ डाल देंगे, यहाँ घटाएंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, और 50 यहाँ ऐड कर देंगे तो बीओपी हमारा बैलेंस कर जाएगा, ठीक। और अगर ये नेगेटिव है, ठीक, तो यहाँ से उठा के हम बैलेंस यहाँ रख देते हैं, अगेन ये बैलेंस हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ इस केस में कम हो जाएगा। इसे कहा जाता है एडजस्टमेंट या करेक्शन ऑफ बीओपी, ठीक। तो बीओपी को इस तरीके से करेक्ट किया जाता है, मतलब जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के मतलब सरप्लस और डेफिशिएट्स होते हैं उसे एडजस्ट या करेक्ट करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व्स का यूज़ किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, मेथड ऑफ करेक्टिंग डिस क्वालिफिकेशंस, मतलब मिसमैच कर रहा है आपका बीओपी, तो उसे कैसे, आप पास्ट पहले से पैसे बचाए हैं आप उसका यूज़ कीजिए, वो हो जाए यूज़ तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बोरो कीजिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक, या फिर आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी पॉलिसी रिलेटेड टू आरबीआई होता है, ठीक, और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट होता है, ठीक। इसमें बेसिकली टैक्स और नॉन टैक्स पॉलिसीज़ होते हैं, गवर्नमेंट किन कमोडिटी पे कितना टैक्स चार्ज करेगी, मतलब बजट से रिलेटेड सारे के सारे जो हैं फिस्कल पॉलिसीज़ में आ जाते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के से रिलेटेड सारी की सारी पॉलिसीज़ होती है। इसमें आपकी रेपो रेट आ जाएंगे, रिवर्स रेपो रेट आ जाएंगे, रिवर्स रेपो रेट आपके पास, इसमें आपके पास कैपिटल रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सारी चीज़ें आपने मे बी इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा हो, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में, तो अगर इससे भी गवर्नमेंट अपने बजट को ठीक करती है, मतलब बीओपी को ठीक करती है। और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। जो करेंसी है, ठीक,
करेंसी की वैल्यू या तो डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। आपको मालूम है करेंसी के जो मतलब मैनेज करने के तरीके हैं, एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के तरीके, एक्सचेंज रेट को, तो एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के तरीके होते हैं। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, ये एक होता है फ्लैक्सिबल, और एक होता है मैनेज फ्लोटिंग। ठीक, तो इसमें ये पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड करता है करेंसी की वैल्यू कितनी होगी, और ये फिक्स है, ये गोल्ड बेसिस होता है, मतलब गोल्ड कॉइन में या करेंसी में गोल्ड की जो क्वांटिटी है उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिफाइंड होता है। और मैनेज फ्लोटिंग जो होता है वो फ्री भी होता है, और कुछ इस पे गवर्नमेंट या आरबीआई या मॉनेटरी अथॉरिटी का कंट्रोल भी होता है। तो करेंसी की वैल्यू जो है वो या तो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। हम बात कर रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग और फ्लैक्सिबल की। फिक्स 1914 के बाद अब किसी भी देश में अप्लाई नहीं होता, और उसके बाद फिक्स में दो थे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड था और एक ब्रेटन वुड था। तो ब्रेटन वुड आपका ये 1977 में आके 73 में आके ख़त्म हो गया था, तो इसकी भी बात हम नहीं कर रहे, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं फ्लैक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग की। इसके अंदर आपकी करेंसी की वैल्यू तो कम होती है या ज़्यादा होती है। ठीक, ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है एप्रिशिएशन, मतलब बढ़ गया। ज़्यादा कैसे होगा? सपोज़ $1 आपका था 70 रुपये का, ठीक, और ये हो गया आपका सपोज़ 50 रुपये का, तो इसे बोलते हैं एप्रिशिएशन, मतलब परचेज पावर बढ़ गई। डीवैल्यूएशन कब होगा? वैल्यू घटेगी कब? जब ये 75 या 80 का हो जाए। ठीक, अब इसके दो रीज़न है, एक है डेप्रिशिएशन, ठीक, और एक है डीवैल्यूएशन, ठीक। तो जो दोस्तों डेप्रिशिएशन या फिर एप्रिशिएशन है, या तो एप्रिशिएशन है या डेप्रिशिएशन है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी में फ्रीली होता है। मतलब अगर अपने आप बढ़ जाए तो एप्रिशिएशन, अपने आप घट जाए तो डेप्रिशिएशन। तो फिर डीवैल्यूएशन क्या है? डीवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट जानबूझ के, या मॉनेटरी अथॉरिटी या आरबीआई जानबूझ के करेंसी की वैल्यू कम कर देती है। अभी हाल फिलहाल में आपने शायद सुना होगा, कुछ महीने पहले चाइना ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूट किया था। ठीक, तो डीवैल्यूएशन का मतलब है जानबूझ के करेंसी की वैल्यू को गिराना। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, सपोज आपका $1 है 60 रुपये का, और हमने इसे डीवैल्यूट कर दिया, मतलब $1 को हमने 70 रुपये का कर दिया। तो अब होगा पता है क्या है? हमारी करेंसी हो गई है सस्ती। इसका मतलब है विदेशियों को हमारे भारत में सामान सस्ता मिलेगा, तो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हमसे ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक, और अगर हमसे ज़्यादा वो खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बीओपी बेहतर होगा। ठीक, तो बीओपी को ठीक करने के लिए हम कई बार करेंसी को डीवैल्यूट कर देते हैं। ठीक, होप सो आपको ये बीओपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये नोट्स चाहिए, मतलब ये मैंने लिखे हुए हैं और लैंग्वेज अच्छी है इसके, मैंने रीड किया था खुद, तो अगर आपको अच्छे मतलब नोट्स आपको चाहिए ये, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये नोट्स मेल कर दीजिए, अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा, तो मैं आपको ये मेल कर दूंगा ये नोट्स। और बाकी आपकी वीडियोस, बाकी अलग अलग जो टॉपिक हैं आपके आईबीओ और भी हैं बहुत सारे, और मॉड्यूल्स भी बहुत सारे, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।